हम प्राणायाम में क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और अपनी अर्थराइटिस की समस्या को जड़ से खत्म कर दें। शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास से, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। करना कैसे है? एक हाथ को मैं ज्ञान मुद्रा में ही रखूंगा, दूसरे हाथ को मैं विष्णु मुद्रा में, इसको मैं नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलता हूँ। ध्यान दें कि हमेशा अनुलोम विलोम का अभ्यास जो है वो सीधे हाथ से ही होना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं होना चाहिए। मैं शुरुआत के लिए अपनी लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करूँगा और फिर राइट साइड से एक्सहेल कर दूँगा, फिर राइट से इनहेल और फिर लेफ्ट से एक्सहेल। ये करके मेरा एक ऑक्टेव पूरा हो जाएगा और फिर मैं सेकंड ऑक्टेव के लिए वापस से लेफ्ट से इनहेल शुरू करूँगा। दोबारा बता देता हूँ, शुरुआत में मैं लेफ्ट से इनहेल शुरू करता हूँ, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये मेरे अनुलोम विलोम का एक राउंड होता है पूरा। चलिए हम इसको 5 मिनट तक अभ्यास में लाएंगे। मेरे साथ करें। ध्यान देंगे कि अनुलोम विलोम के अभ्यास के दौरान नासिकाओं से श्वास की आवाज ना आए। यदि आपको अनुलोम विलोम के सूक्ष्म लाभों तक पहुंचना है तो श्वासों की आवाज ना आए। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि अक्सर लोग अपनी नासिकाओं की शेप ही बिगाड़ लेते हैं करते हुए। हमने सिर्फ श्वास का रास्ता रोकना है, ये ध्यान रखते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास सरलता से और आनंद से करते हुए और अपनी नाक की शेप ना बिगाड़ते हुए मन में शुक्राना की भावना रखते हुए वह उस ऊपर वाले के प्रति प्रेम, स्नेह और अनंत विश्वास रखते हुए बहुत ही अच्छा अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रत्येक श्वास के भीतर जाने पर सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर जाता हुआ महसूस करेंगे और प्रत्येक श्वास के बाहर आते हुए नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। प्रत्येक श्वास में सो हम का जाप जो पूरा दिन निरंतर हमारी श्वासों के साथ चलता ही रहता है, वैसे भी शिव और शक्ति का आवाहन, शिव और शक्ति का स्मरण श्वास लेने पर जो सो की आवाज आती है वो कुछ और नहीं, शिव है स्वयं। और श्वास छोड़ने पर जो हम की आवाज आती है वो और कुछ नहीं बल्कि शक्ति का आह्वान है। प्रत्येक श्वास के साथ आनंद भीतर जाता हुआ और प्रत्येक बाहर आती हुई श्वास के साथ कष्ट, पीड़ा और सभी प्रकार की बीमारियां, विकार को अपने शरीर से बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। मुखमंडल पर आनंद के भाव
चित्त कोमल व शीतल। भगवत गीता के पाठों को स्मरण में लाते हुए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा है, होगा वो अच्छा ही होगा, यही कथन बस सच्चा है। तुम क्या लाए थे जो खो दिया, क्या नाश हुआ बतलाओ तो, क्या तुमने था पैदा किया। कुछ ना यहाँ लेकर आए, जो लिया वो यहीं से लिया, और यहाँ जो लिया था यहीं पर उसको दे दिया। बिल्कुल आनंद के साथ अनुलोम विलोम पर ध्यान, उस परमात्मा पर ध्यान, आसमान में उड़ती चिड़ियाओं पर ध्यान, इस सृष्टि पर ध्यान। और जब हम लास्ट में छोड़ेंगे तो हम लेफ्ट साइड से प्रवाहित करके छोड़ देंगे। यकीन माने इस बात का कि जो संसार आप बाहर अपने देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा संसार भीतर बसा हुआ है। बाहरी संसार मुट्ठी भर है मात्र इस भीतरी संसार के सामने। और एक बार यदि बाहर से भीतर की यात्रा में चल पड़े तो उस दिन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कष्ट जीवन में तभी तक है जब तक आप सुख की खोज कर रहे हैं बाहर। जिस दिन तपस्या करने निकल जाएंगे, आत्मसंतोष, सुख, आनंद खुद प्राप्त हो जाएगा। मेरे साथ कपालभाति के अभ्यास पर, और ये ध्यान रखेंगे कि कपालभाति का अभ्यास हाई बीपी वाले पेशेंट नहीं करेंगे। करना कैसे है? एक्टिव एक्सहेलेशंस एंड पैसिव इनहेलेशंस। हमने जोर से एक्सहेल करने की कोशिश करनी है जिसमें मेरी एक्सहेल्स की आवाज आती है, और मैंने इनहेल करने की कोशिश करनी है धीरे से, पैसिवली। कैसे करेंगे? नाभि को भीतर सिकोड़ते हुए स्पीड जो होगी वो सेकंड पर स्ट्रोक की रखने की कोशिश करेंगे, अर्थात 1 मिनट में अंदाजन 60 स्ट्रोक्स।
एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक अगेन जो मैं अक्सर लोगों में देखता हूँ कि वो कपालभाति पेट से कम और माथे की त्योरियों से ज़्यादा करते हैं, चेहरे से ज़्यादा करते हैं अक्सर। तो ये काफ़ी कॉमनली मैंने देखा है लोगों में। तो आप भी इस तरीके की भूल ना करें। कपालभाति का अभ्यास पेट से, नाभि से करें, ना कि चेहरे से। हम नाभि को कम से कम 100, 200 या अपनी क्षमता के अनुसार 500 बारी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ खान पान के बारे में कि हम खान पान में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या तो शुरू ही ना हो या शुरू हो गई है तो हम क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे हम बेहतरी की तरफ जाएं। सबसे पहले, यदि आप गेहूं का या चावल का सेवन करते हैं तो आप उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं और चना, जौ, रागी या बाजरे से बनी अनाज, उनसे बनी रोटियों का सेवन कर सकते हैं। हम जितना खटाई को अवॉइड करें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। दही जैसे सेवन जो खट्टी होती है, ठंडी होती है तासीर में, अगर आप दही का सेवन करते हैं तो आपको आर्थराइटिस की समस्या बढ़ सकती है। यदि हम नींबू का सेवन, खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारी आर्थराइटिस की समस्या बढ़ सकती है। हम LDL और VLDL को छोड़ करके, मतलब कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स माने आपके रिफाइंड ऑयल्स, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल या आपके डालडा घी जो होते हैं, अगर आप उनको हटा दें अपनी डाइट से तो आपको आर्थराइटिस की समस्या में बहुत ही लाभ मिलेगा। इसकी जगह आप देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। आप देसी घी का उपयोग अपने शरीर पे मालिश के लिए भी कर सकते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को देसी घी से या फिर कैस्टर ऑयल से, अरंड का तेल जिसको बोलते हैं हिंदी में, उससे अपने शरीर की मालिश की जा सकती है। नहीं तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल से भी अपने शरीर की मालिश की जा सकती है। तिल का एक बहुत ही अहम उपयोग बताया गया है आयुर्वेद में आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए खास तौर पे। यदि आप तिल का, सेसमे सीड्स का सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। सेसमे सीड्स, अब ध्यान देने वाली बात जो है, 3 प्रकार के होते हैं। आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता कि सेसमे सीड्स 3 प्रकार के मार्केट में मिल रहे हैं। सब ने सिर्फ सफ़ेद और काले तिल देखे होते हैं, जबकि एक तीसरे प्रकार का तिल होता है तिल कोरा। तिल कोरा मतलब कि जो ब्राउन कलर का होता है, हमारे स्किन कलर का होता है। ऑर्गेनिकली तिल कोरा ही पैदा होता है, पर उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ले जा करके, तेज़ाब में धो करके, पॉलिश करके मार्केट में उतारा जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार और आकर्षक लगता है और सब उसे ही खरीदते हैं। पर असली न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो हमेशा चोकर में होती है, उसके छिलके में होती है। तो कोशिश करें कि मार्केट से बिना धुला हुआ तिल कोरा जो स्किन कलर का होगा वो लेकर के आएँ और उसका सेवन करें। थोड़ा सा 1 चम्मच हाथ पे रख के पानी के साथ लिया जा सकता है, या किसी भी खाद्य पदार्थ में, दाल में मिला करके, सब्जी में मिला करके भी उसे खाया जा सकता है। दिन में 1 बारी, हफ्ते में 5 बारी अगर आप तिल का सेवन कर लेंगे तो आपकी आर्थराइटिस की समस्या में आपको मदद मिलेगी। दूसरा, मेथी दाना भी आपको कैल्शियम डेफिशिएंसीज और B12 की डेफिशिएंसीज और बहुत सारी अन्य विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज को दूर करने में मेथी दाना बहुत ही लाभकारी होता है। यदि आप मेथी को कैसे लेंगे, रात को मेथी को पानी में भिगो करके रख दें, सुबह उठ करके उसका पहले पानी पिएं, फिर मेथी को चबा करके ले लें, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा
और आपकी अर्थराइटिस की समस्या तो ठीक होगी ही होगी, जोड़ों के दर्द तो ठीक होंगे ही होंगे, बल्कि शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति, अलग सी ऊर्जा भी आपको मिलेगी। नो मैटर आपकी उम्र क्या है, पर आपको मेथी से बहुत ही लाभ मिलेगा अगर आप मेथी को और आप तिल को अपनी रेगुलर डाइट में ले लेते हैं। तीसरी चीज़ आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मखाना, ताल मखाने, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद रंग के हल्के वाले। ताल मखाने आपकी अर्थराइटिस में, जोड़ों की समस्या में, कैल्शियम डेफिशिएंसी में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं और हर व्यक्ति को लेने ही लेने चाहिए ताल मखाने। यदि आप ये करेंगे तो आपकी अर्थराइटिस की समस्या निसंदेह ठीक हो जाएगी। आप फ्रूट्स का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। और पानी का सेवन बिल्कुल ना भूलें। पानी का सेवन इतना ज़रूरी है जितना सांस लेना, जितना सोना। जितना ज़्यादा पानी का सेवन करेंगे उतना ठीक होंगे। और बिल्कुल भी ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। अगर फ्रिज का पानी पिएंगे तो मुझसे लिखवा लीजिए कि आपकी अर्थराइटिस की समस्या जीवन में कभी ठीक नहीं होगी, उल्टा आपके बच्चों में भी, ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र होगी। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपके ठंडे पानी पीने की वजह से बहुत नुकसान होते हैं। ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये थे कुछ खान पान के ऊपर विचार। बढ़ते हैं मुद्रा की ओर। अर्थराइटिस की समस्या के लिए कौन सी वह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभकारी मुद्रा है जो आप नियमित अभ्यास में ला करके अपनी अर्थराइटिस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं? इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। जब मैं अपनी अंगूठी को, अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे के भीतर लगा लूं और अंगूठे से इस उंगली को दबाने की कोशिश करूं अच्छे से, बाकी 3 उंगलियों को सीधा रख लूं, इसको खिंचाव देना है यहाँ पर हमने, और सहज रूप से वायु मुद्रा को धारण करके आराम से बैठ जाना है। जितनी देर बैठ सकें, जितनी देर इस मुद्रा को धारण कर सकें, इस मुद्रा में बैठ करके अपने ध्यान का अभ्यास कर सकें और ध्यान में यह ध्यान में लाएं कि मेरे विकार दूर हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ईश्वर मेरे मन में है, मेरे समीप है, जो मेरी हर प्रकार से मदद कर रहा है और मुझे स्वस्थ होने के लिए हर वो उपकरण दे रहा है मेरे भीतर ही जो मुझे ज़रूरी है। यकीन माने, हमें बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ करने के लिए, अपने आप को बिल्कुल निरोगी बनाने के लिए यह शरीर सेल्फ सफिशिएंट है। बाहरी ना किसी उपकरण की, ना किसी वस्तु की, ना किसी स्थान की, ना किसी परिस्थिति की हमें ज़रूरत। ये शरीर अपने आप में परिपूर्ण है। ये मानते हुए हम वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ होगा निश्चित रूप से। एक और स्पेशल टिप आपको देना चाहूँगा अर्थराइटिस की समस्या के लिए। जनरली मैंने लोगों को देखा है अपनी नकल्स क्रैक करते हुए, अपनी उंगलियां चटकाते हुए, और यूथ में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। वो लोग इसे कूल समझते हैं या फिर आवाज़ निकाल करके वो लोग रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। याद रखिए कि अगर आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है तो आपको अर्थराइटिस की समस्या होगी ही होगी और आपकी अर्थराइटिस की समस्या कभी भी ठीक नहीं होगी। इसके पीछे का कारण बताता हूँ सरल सा, कि जब आप उंगलियां चटकाते हैं या फिर आप किसी भी अपने जॉइंट को बार बार चटकाते हैं तो चटकाने के कारण जो कट करके आवाज़ आती है, वो कट करके आवाज़ और कुछ नहीं है, हड्डियों की आपस में टकराने की आवाज़ है। जब हड्डियाँ आपस में टकराएंगी तो वो टूटेंगी भी। अब वो बार बार जब आप उनको क्रैक क्रैक करते रहते हैं तो उनमें गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, टूट कर उनमें वायु घुस जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अब जब वायु घुसने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो वायु विकार, जैसी वायु शरीर में होगी वो आपके जॉइंट्स में जाके घुसेगी, और वायु का जॉइंट्स में घुसना ही एक्चुअल में अर्थराइटिस की समस्या कहलाता है।
अर्थराइटिस की समस्या में हमारे जॉइंट्स में वायु ही होती है जो शरीर में दर्द करती है। अर्थराइटिस एक वायु विकार है। जब शरीर में वायु बढ़ जाती है तब हमें अर्थराइटिस होता है, और जब जिस भी जगह पे, जिस भी स्थान पर शरीर में वायु जाएगी उसी स्थान पर वो दर्द करेगी शरीर में। तो उंगलियां चटकाने की समस्या, अपने जॉइंट्स को चटकाने की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए यदि आपको अर्थराइटिस अपना ठीक करना है। और साथ ही साथ अगर आप उंगलियां चटकाते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली इससे नेगेटिविटी भी क्रिएट होती है और आपका शुक्र ग्रह भी कमज़ोर होता है। तो उंगलियां चटकाने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। आनंदित जीवन ही जीवन की सफलता का सच्चा प्रतीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।